बस बातचीत नहीं। आज बेटा लास्ट क्लास में कहां तक हो गया था? है बॉम्ब एक्सप्लोजन हो गया, इसका एक क्वेश्चन भी करवा दिया था। ठीक है, चलिए ठीक है, होमवर्क डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 19, ये तो बुलेट ब्लॉक सिस्टम का बन गया होगा। और उसके बाद एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 24 से 40 तक पहुंचे सभी पेज 102, क्वेश्चन नंबर 24। आज बेटा COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, न्यूटन के कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है? थर्ड लॉ। पता ही है सभी को। अपन बोलते हैं बुलेट जितना मोमेंटम आगे ले रही है, गन को उतना ही जर्क पीछे मिलता है। F12 बराबर -F21 सिस्टम के इंटरनल फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। अरे है या नहीं? तो ये न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर वर्क करता है COLM। क्वेश्चन नंबर 25, यहां पूछा कौन सा स्टेटमेंट गलत? यहां पे तो दोनों ही गलत ही है, ए और बी। कैसे बेटा? लीनियर मोमेंटम P बराबर mv में क्या वेलोसिटी दिख रहा है? क्या काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² में v, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब उस वक्त का इंस्टेंटेनियस स्पीड दिख रहा है। ये सभी रेफरेंस ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है। आ रही बात समझ में? अभी हम सभी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर खड़े हैं, वेलोसिटी 0 है, लेकिन बाहर कोई और ऑब्जर्वर या फिर कोई एस्ट्रोनॉट ही है, उसको क्या अर्थ मूव करती हुई दिख रही है? तो हम भी मूव करते हुए दिख रहे हैं। तो ये रेफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। जहां भी v अपीयर हो गया है मतलब P बराबर mv या फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। v फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। तो या तो इंडिपेंडेंट बोला है, जबकि होना क्या चाहिए था? डिपेंडेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। अगर इंडिपेंडेंट की जगह डिपेंडेंट वर्ड लिखा होता तो दोनों स्टेटमेंट सही होते। क्वेश्चन नंबर 26, इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी बट नॉट लीनियर मोमेंटम। अब इसको अगर समझना है तो वापस आओ पीछे, इलस्ट्रेशन 13 पेज नंबर 85 पे। पेज 85 इलस्ट्रेशन 13, क्या ये डिस्कस हो चुका है? क्या इसमें शुरुआत में स्प्रिंग को कंप्रेस करके दोनों ब्लॉक को रिलीज करा है? मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है दोनों का? अरे बोलो, दोनों का ही इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दोनों को रिलीज किया है। तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया शुरुआत में? 0। क्या ये दोनों ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड है? स्प्रिंग जब कंप्रेस्ड स्टेट से नेचुरल लेंथ में आना चाहेगी, खुलेगी, तो क्या दोनों ब्लॉक को kx फोर्स लगा के झटका मारेगी? तो यहां पर स्प्रिंग फोर्स सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। मोमेंटम अब भी चेंज नहीं होगा सिस्टम का। दोनों का ब्लॉक का m1 v1 m2 v2 आपस में क्या होगा? कैंसल आउट होगा, नहीं होगा? तो बड़ा लीनियर मोमेंटम तो सिस्टम का पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। लेकिन ठीक से देखो, क्या स्प्रिंग में स्टोर्ड कंप्रेस्ड स्टेट में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी क्या ब्लॉक्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है? शुरुआत में दोनों ब्लॉक रिलीज करे थे तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, लेकिन क्या डायग्राम में देखो दोनों का स्पीड दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी अपीयर हो गई है। तो क्वेश्चन 26 का आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनल फोर्स, यानी फिलहाल इस एग्जांपल में स्प्रिंग फोर्स ने क्या चेंज किया? काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम को चेंज करने का रोल कौन प्ले करता है? एक्सटर्नल फोर्स। लिखा रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इसका आंसर फर्स्ट सही है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी चेंज्ड विदाउट चेंजिंग इट्स मोमेंटम। बात समझ में आ रही है? मतलब आपको मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं करना, लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रही है। क्या इसी इलस्ट्रेशन 13 में सिस्टम का टोटल मोमेंटम शुरुआत में और बाद में 0 था, लेकिन शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी 0 थी, लेकिन क्या बाद में आ गई थी? इसी इलस्ट्रेशन 13 में स्प्रिंग ने अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी क्या ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दी थी? तो यहां पर मोमेंटम जो है सिस्टम का पहले भी 0 था इलस्ट्रेशन 13 में, बाद में भी 0 है।
और काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की पहले 0 थी, लेकिन अब स्प्रिंग ने काइनेटिक एनर्जी दोनों ब्लॉक्स को प्रोवाइड कर दी है। क्वेश्चन नंबर 28। हाँ बेटा, क्या फोर्थ? 27 का फोर्थ गलत क्यों है बेटा? फोर्थ ऑप्शन बोला बॉडी कैन नॉट हैव एनर्जी विदाउट हैविंग मोमेंटम। बेटा मोमेंटम नहीं है मतलब V0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, पर पोटेंशियल एनर्जी तो हो सकती है। एनर्जी का मतलब सिर्फ काइनेटिक थोड़ी है, पोटेंशियल भी तो होती है। जब आपने किसी बॉल को अपवर्ड लॉन्च किया, टॉप मोस्ट पॉइंट पर V0 है, मोमेंटम 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, पर पोटेंशियल एनर्जी mg तो है ही सही। 28 आसान है बेटा। यहां पर इंपल्स पूछा है, इंपल्स मतलब डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम, m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्या सारा डाटा क्वेश्चन में गिवन है? तो ये क्वेश्चन वैसे अगर होना ही एनएलएम में चाहिए था, फिर भी आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन 29। बॉम्ब के बेटा 3 पार्ट हमने किए थे लास्ट क्लास में, 2 भी हो सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन इसी पे आते हैं, या तो 2 पार्ट हुए या 3 हुए। कितनों को 29 में डाउट है? कितनों से 29 बन गया है? सबने होमवर्क किया है? ये तो बहुत बड़ा डाउट है। गजब। अगला क्वेश्चन नंबर 30। 30 में वर्ड क्या यूज किया बेटा? रिकॉइल वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ऑप्शन में प्लस और माइनस दोनों चीजें नजर आ रही है। इसका मतलब क्या हमें नेगेटिव वाला आंसर चूज करना होगा? अगर क्वेश्चन में रिकॉइल स्पीड वर्ड यूज किया होता तो बस हम प्लस साइन के साथ आंसर बता दे, और तब ऑप्शन में माइनस साइन नहीं दिखता। क्लियर है? वेलोसिटी वर्ड यूज किया है तो वेक्टर साइन के साथ आंसर देना है। बुलेट को आपने आगे फायर किया, बॉम्ब को आगे फायर किया है, ऑब्वियसली कैनन को झटका पीछे अपोजिट साइड ही लगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से साइन क्या यूज करेंगे? माइनस। तो आंसर विल बी -30। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 31। 31 में कितने को डाउट है? लगभग 10-12 को डाउट है। तो बना कितनों से है? वैसे एक सिमिलर क्वेश्चन क्लास में कराया था, जहां बॉम्ब को हमने एक्सप्लोड करके 3 पार्ट्स किए थे। कोई बात नहीं, समझ लें। क्वेश्चन नंबर 31 में बेटा आपने मास 3m मान लिया है बॉम्ब का, और उसके 3 इक्वल फ्रेगमेंट्स करें, आइडेंटिकल पीसेस करें, m m एंड m। 2 पार्ट्स गए म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो x और y एक्सिस से बढ़िया म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो सकती है? हाँ ये सामने देखें, ये आपके सामने बेटा इनिशियली 3m मास का बॉम्ब रेस्ट पर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 बराबर टुकड़े हुए, एक मास m जा रहा है v स्पीड से, सपोज i के कह रहे हैं x डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली, तो दूसरा m मास का क्या v स्पीड से अपवर्ड यानी j केप में जाएगा? बिकॉज क्वेश्चन में इनको क्या बोला है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या बेटा इसका मोमेंटम mv i केप और इसका mv j केप, क्या रिजल्टेंट बीच में कहीं पे बनेगा? इसका मतलब ऑब्वियसली क्या रिमेनिंग थर्ड को इसी के जस्ट अपोजिट नीचे m मास को कुछ v3 स्पीड से इधर आना ही होगा, तभी तो फिर से सिस्टम का टोटल मोमेंटम फिर से कितना बनेगा? 0। तो अभी आप यहां पर सिंपली लिख सकते हो P इनिशियल बराबर P फाइनल। इनिशियली बॉम्ब रेस्ट पर था तो इनिशियल मोमेंटम 0, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर 0। तो यहां बेटा P3 हो जाएगा माइनस ऑफ P1 प्लस P2। ये लाइन में से मैंने कल दिखा दी थी लास्ट क्लास में। तो बेटा यहां पर जो P3 का मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा रूट ओवर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। तो यहां पे P3 तो हो जाएगा अपने पास m इंटू V3, P1 स्क्वायर मतलब mv होल स्क्वायर प्लस P2 भी mv होल स्क्वायर। तो mv3 हो जाएगा बेटा अपने पास, mv कॉमन ले लोगे तो ये अंदर बचेगा √2। तो V3 बोले कितना हो जाएगा? m से m कैंसिल करने पर v √2। ये हमने थर्ड फ्रेगमेंट जो कि
थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं जाता हुआ दिख रहा है, उसका स्पीड फाइंड कर लिया जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन v√2। पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है इस पूरे प्रोसीजर के अंदर टोटल रिलीज्ड काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस दूसरा फ्रेगमेंट भी मास सेम स्पीड भी, तो हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन थर्ड फ्रेगमेंट का स्पीड क्या डिफरेंट है, और वो कितना है अपने पास जस्ट अभी v√2, तो बस ये एम वी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये हो गया हाफ प्लस यहां पर ये 2/2 यानी कट के हो जाएगा 1, तो कितना हो गया आंसर 2mv स्क्वायर। इजी है, सिमिलर क्वेश्चन में से क्लास में कर लिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में डाउट है बेटा? हर्षित 29 में क्या डाउट है बोलो? 29 में बेटा आपने बॉम्ब के 12 kg के 2 फ्रैगमेंट किए, 4 kg 8 kg, ऑब्वियसली दोनों अपोजिट साइड ट्रेवल करेंगे, तो m1 v1 बराबर m2 v2 इन मैग्नीट्यूड, तभी तो टोटल मोमेंटम फिर 0 बनेगा। और आपने शायद सिस्टम का पूरा काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लिया है, यहां पर सिर्फ 8 kg का ही काइनेटिक एनर्जी पूछा है। बेटा ये बात सबको समझ में आ रही है? ये चीज ठीक से पढ़े कि यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद, एक्सप्लोजन के बाद सभी का पार्ट्स का फ्रैगमेंट्स का टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछा है या फिर किसी इंडिविजुअल फ्रैगमेंट का। तो क्वेश्चन नंबर 29 में तो इंडिविजुअल 8 kg मास का ही काइनेटिक एनर्जी पूछा है, हाफ m2 v2 स्क्वायर। लेकिन फिलहाल ये जो क्वेश्चन जस्ट अभी किया 31, इसमें टोटल एनर्जी पूछा है। ठीक से पढ़ो, द टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड, तो टोटल के लिए तो तीनों टुकड़ों का, तीनों फ्रैगमेंट का काइनेटिक एनर्जी टोटल ऐड करना होगा। थर्टी टू में डाउट है किसी को? 32 में भी फिर से क्या पूछा है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इंपार्टेड टू द 2 फ्रैगमेंट्स, मतलब यहां भी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर पूरा ही सॉल्व करना होगा। 2 ही फ्रैगमेंट है, सबसे आसान वेराइटी m1 v1 बराबर m2 v2 बन गया है। क्वेश्चन नंबर 33, फिर से वही सेम वेराइटी, 40 kg मास का बॉम्ब 2 टुकड़ों में ब्लास्ट हुआ, 22 एंड 18 kg, 22 का वेलोसिटी 9 दे दिया, तो क्या 18 का फाइंड कर सकते हो? m1 v1 बराबर m2 v2, m1 v1 m2 गिवन है तो v2 आ जाएगा, v2 आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इस अकेले का निकालना हाफ m2 v2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब की बात टोटल नहीं निकालना। 33 में क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास, तो अदर मास मतलब ये 18 kg का ही काइनेटिक एनर्जी पूछा है इंडिविजुअल, राइट। क्वेश्चन नंबर 34 में डाउट है? ओके समझो। चलिए ठीक है, समझ में बेटा। 34 को एक स्टेशनरी पार्टिकल है, कैपिटल एम मास, रेस्ट पर स्टेशनरी, तो इसका इनिशियल मोमेंटम बोलिए कितना हो जाएगा, 0। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 2 ही पार्ट्स में ब्लास्ट हुआ है, तो इनका मोमेंटम P1 प्लस P2, तो P1 प्लस P2 अगर 0 है तो P1 बराबर हो गया बेटा माइनस P2, यानी कि दोनों ही फ्रैगमेंट्स का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसलिए m1 v1 बराबर माइनस m2 v2। तो अभी हमें डायरेक्शन ऑब्वियसली क्लियरली वी कैन सी दोनों अपोजिट साइड ही ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, m1 v1 बराबर m2 v2, इसको नाम दे देते हैं p, कोई दिक्कत? क्वेश्चन में रेशियो किसका पूछा है, काइनेटिक एनर्जी। क्या काइनेटिक एनर्जी का हम कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर या पी स्क्वायर बाय 2m? पी स्क्वायर बाय 2m, क्यों? क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट का P आफ्टर एक्सप्लोजन, P मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है, P सेम है
एंड टू एक कांस्टेंट है, मैथमेटिकल कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास m हो जाएगा। बस दैट्स आवर आंसर। ke1 अपॉन ke2 मास का इनवर्स रेशियो कितना हो जाएगा, m2 बाय m1। बस इतना ही करना था, इजी है। क्या हो गया, आप लोगों के पास मैसेज आया है। बहुत खुशी की बात है, मेंटर है तो बहुत खुशी की बात है। हाँ मेरे लिए खुशी की बात है। अच्छा मोबाइल नंबर मिल चुका आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया। तभी वो धांधली वाले मैसेज भी आ रहे हैं। सर आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आया, वो बताइए। आगे बढ़ते बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। 35 में डाउट है किसी को? अगर है तो आप बन जाना चाहिए। क्या काइनेटिक एनर्जी का यही फॉर्म है, T²/2m? लिख लोगे? आंसर की डिजाइन देख के मत घबराओ। क्वेश्चन 35 में सेम प्रोसीजर है 34 जैसा ही। यहां पर टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट का P²/2m1, दूसरे का हो जाएगा P²/2m2। क्या यहाँ P²/2 कॉमन ले लिया जाएगा? क्या बचेगा, 1/m1 प्लस 1/m2। थोड़ा सा एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा P²m2 प्लस m1 अपॉन 2m1m2। बस इतना ही करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 36, कितनों को डाउट है? कितनों को क्वेश्चन 36 में डाउट है? कितनों से बन गया है? गुड। 36 में एक ही गलती हो सकती है। आपने बेटा बॉम्ब को t=0 पर ग्राउंड से अपवार लॉन्च किया विद द वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट तो 5 सेकंड बाद हुआ है। 5 सेकंड बाद ग्रेविटी ने कुछ वेलोसिटी डिक्रीज भी तो कर दी होगी। हाँ ये बातचीत नहीं, सामने सामने सामने। क्वेश्चन नंबर 36 एक बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बेटा वेराइटी यूज हो रही है दोनों। कौन कौन सी? काइनेमेटिक्स का मोशन अंडर ग्रेविटी प्लस राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बेटा t=0 पर आपने ग्राउंड से इस ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया 100 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड डायरेक्शन क्या जेकेब ले सकते हैं? तो 100 जेकेब इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन ये हमारा इनिशियल मोमेंटम नहीं बनाएगी। हम हमेशा मोमेंटम लेते हैं एक गिवन मोमेंट पर जस्ट बिफोर
जस्ट आफ्टर, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के थोड़ा पहले और थोड़ा बाद, तो t बराबर 5 सेकेंड पर ब्लास्ट होने से ठीक पहले 1 kg मास का वेलोसिटी, क्या हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u माइनस जी टी से फाइंड कर सकते हैं? कितना हो जाएगा u माइनस जी टी से? 100 माइनस g का वैल्यू 10 और टाइम क्वेश्चन बोला 5 सेकंड, कितना हो गया? 50 मीटर पर सेकंड। मतलब आफ्टर 5 सेकंड 1 kg मास के बॉम्ब का अपवर्ड वेलोसिटी क्या? 50 जेके ले लिया जाएगा। अब आप अप्लाई करो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो बाय COLM वी कैन राइट P इनिशियल बराबर P फाइनल। अब P इनिशियल मैक्सिमम लोग यहां ले लेते हैं, वही गलती हो गई। हम हमेशा लेते हैं जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। तो जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन 1 kg मास कैपिटल M, वेलोसिटी V कहां पर है? अपवर्ड। दो टुकड़े हुए तो M1 V1 प्लस M2 V2, तो m इंटू वी यानी 1 kg का अपवर्ड वेलोसिटी कितना बेटा? 50 जेके। एक फ्रेगमेंट जिसका मास 400 ग्राम दिया है, मतलब 0.4 kg, क्या वो नीचे की तरफ 25 मीटर पर सेकेंड से जाता है? डाउनवर्ड साइड फेल हुआ है, इसका मतलब -25 लेना होगा विद डायरेक्शन। बात समझ में आई? रिमेनिंग मास m2 कितना बचा? फिर 1 kg में से 400 ग्राम माइनस करोगे तो दूसरा मास कितना? 600 ग्राम यानी 0.6 kg। अब इसका जो वेलोसिटी है v2 वो फाइंड करना है। अब बस इसको बड़ा सॉल्व कर लो तो 50 जेके बराबर ये हो जाएगा -10 जेके प्लस 0.6 v2। तो 0.6 v2 अपने पास हो जाएगा, इसको इधर लेकर के आ जाओ तो 50 जेके प्लस 10 जेके कितना हो जाएगा? 60 जेके। तो v2 अपने पास हो गया बेटा 60 जे कैप अपॉन 0.6। तो ये आ गया अपने पास बेटा कितना? 100 और विद डायरेक्शन जे कैप। इसका मतलब जो दूसरा वाला फ्रेगमेंट है 600 ग्राम का, जो अपवर्ड मूव कर रहा है कितनी स्पीड से? 100 मीटर पर सेकेंड। आसान है? अच्छा क्वेश्चन है। मोशन अंडर ग्रेविटी प्लस COLM लिखो, जिसको लिखना है। संडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, टाइमिंग है बेटा उसका 10:30 से 12 नून। केमिस्ट्री क्लास है, फिजिकल केमिस्ट्री, प्रियांश सर की। वेन्यू ग्राउंड फ्लोर रूम नंबर 3 इसी बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर रूम नंबर 3 इसी बिल्डिंग में। प्रियांश सर की जब मैंने बोल दिया तो प्रियांश सर तो एक ही टॉपिक पढ़ा रहे होंगे। अरे बातचीत कम किया करो, कुछ भी पड़ोसी से बातचीत चालू हो जाती है तुम्हारी देसी स्टाइल में। ये एक नॉर्मल क्लास नहीं है भैया, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है क्रिकेट मैच की तरह। हिसाब से बात किया करो तुम लोग। लिखो लिखो आंसर लिखो फटाफट।
चलिए ठीक है, प्रीवियस आंसर नोट कर लिया हो तो अगला क्वेश्चन आगे बढ़े। 37 बेटा आपसे पूछा है कि जो अपना न्यूक्लियस दो पार्ट में ब्रेक हुआ है उनके रेडियस का रेशियो क्या होगा। निगाहें सभी की बोर्ड पे। इस क्वेश्चन में आपको उन दोनों पार्ट्स का वेलोसिटी का रेशियो दिया है 27:1। ये आपके सामने बेटा एक न्यूक्लियस मास है फिलहाल रेस्ट पर, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 0। ऑब्वियसली अगर दो डिफरेंट न्यूक्लियस में छोटे छोटे पार्ट्स में डिडक्ट हुआ है, टूटा है, ब्लास्ट हुआ है, तो क्या इनका वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तभी तो फिर से m1v1 और m2v2 कैंसिल आउट होके नेट मोमेंटम फिर से कितना बनेगा सिस्टम का, 0। तो ये सेम प्रोसेस अपन दो तीन बार ऑलरेडी लिख चुके हैं आज। तो m1v1 बराबर माइनस m2v2, m1v1 बराबर माइनस m2v2, ये वेक्टर फॉर्म में है। मैग्नीट्यूड के टर्म्स में क्या लिख देंगे बेटा, m1v1 बराबर m2v2। तो यह मास का रेशियो m1/m2 हो जाएगा v2/v1। क्या मास एक स्फेरिकल न्यूक्लियस का गोलाकार वॉल्यूम कितना होता है स्फेयर का, 4/3 पायर क्यूब। तो मास को लिख दिया आपने बेटा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट रेडियस मानते हुए 4/3 पाई r1 क्यूब और m2 को लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r2 क्यूब। रो 4/3 पाई कैंसिल आउट, कितना बचा r1/r2 होल क्यूब, और इधर क्या चल रहा है v2/v1। तो बेटा r1/r2 कितना हो जाएगा, v2/v1 का क्यूब रूट। अरे होगा नहीं होगा, ये पावर 3 बेटा राइट साइड घुमा दी गई है, तो r1/r2। अब मैक्सिमम लोग इतना सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट मोमेंट में फिर गलती कर बैठते हैं। ठीक से देखो, क्वेश्चन में आपको 1/2 का रेशियो दिया है v1/v2 27/1, लेकिन यहां क्या उल्टा नजर आ रहा v2/v1। तो v2/v1 के लिए इसको रेशियो को उल्टा करो, यानी 1/27। अब करो क्यूब रूट, अब आएगा आंसर। 1 को तो फर्क पड़ता ही नहीं, 1 तो 1 ही है। 27 3 का क्यूब होता है, क्यूब रूट करने पर बचेगा 3। दैट्स योर आंसर। रेडियस का रेशियो 1:3। समझ आया सभी को। लिखना हो जिसको लिखे फटाफट। न्यूक्लियस दो स्फेयर में है, टूटेगा। बोला है ना बेटा, रेडियस और कैसे फाइंड करेगा। एक काम करोगा, एक रेक्टेंगल या कुछ ऐसे ही मान लो क्यूबॉइड। न्यूक्लियस से दो क्यूबॉइड निकले हैं, मुबारक हो। इमेजिन करो बेटा। बेटा कुछ चीजें क्या कॉमन सेंस से मान ली जाती कि ऐसा हुआ होगा। रेडियस पूछा है ना उसने। कितनों को 38 में डाउट है, जिसको 38 में डाउट है हाथ ऊपर करें। इतना धीरे धीरे स्लो मोशन में हाथ ऊपर। कुछ लोग तो डिजाइन देख के अंदाजा लगाते हैं, ई ना ही हो सकता। कितना सा बन गया 38। ठीक ठीक ठीक।
अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर बेटा आपको दो चीजें यूज करनी होंगी, दोनों कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी। कैसे? यहां पर आपने इसको बस जो गन है उसको बस सेट कर दिया एक के स्प्रिंग कांस्टेंट वाले स्प्रिंग के ऊपर जो कि अपनी फिलहाल नेचुरल लेंथ में है। अब आपने बस साइड से बस ट्रिगर को पुल कर दिया। जैसे बेटा एम मास की बुलेट यू स्पीड से आगे फायर होगी, क्या कैपिटल एम मास की गन को क्या पीछे की ओर बैकवर्ड एक रिकॉइल वेलोसिटी वी मिलेगी? अब बेटा ये गन पीछे भागेगी तो क्या स्प्रिंग को कुछ कंप्रेस करेगी? इसका मतलब क्या हुआ कि गन ने अपनी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर को क्या स्प्रिंग को कंप्रेस करने में हाफ के एक्स स्क्वायर में स्टोर करवा दिया है। तो सबसे पहले तो यहां पे अपन बात करते हैं गन के लिए, मतलब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन। पक्की बात है? बोलो क्या होता है स्प्रिंग का एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स फिलहाल क्वेश्चन में कितना दिया है, बिकॉज ये यहां से यहां तक आने पर कितना डी डिस्टेंस पीछे शिफ्ट हुई है गन, और इधर जस्ट आफ्टर फायरिंग ब्लॉक इसका गन का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम रिकॉइल स्पीड वी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे हाफ से हाफ उड़ा दोगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा अपने पास के डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम। तो वी हो जाएगा डी रूट ओवर के बाय कैपिटल एम। कोई दिक्कत किसी को? ये हमने गन का रिकॉइल स्पीड फाइंड कर लिया है। अब वापस आओ इधर गन और बुलेट के ऊपर। हम सीधा सीधा ही जानते हैं जितना बुलेट ने मोमेंटम आगे लिया क्या उतना ही गन को पीछे मिला होगा। मालूम है ना? इतना तो अपन अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, जितना बुलेट का मोमेंटम एम यू आगे उतना ही गन का एम वी पीछे। क्वेश्चन में बेटा यू पूछा आपसे बुलेट का फायरिंग स्पीड, तो कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू वी। क्या बस एक वी का ही रिक्वायरमेंट है? और क्या वो ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है? बस ये वैल्यू जरा पुट करें आराम से, तो कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम डी रूट ओवर के अपॉन कैपिटल एम। ये आंसर यहां तक भी ऐसे तो ठीक है, लेकिन ये गिवन आंसर से मैच नहीं होगा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना होगा। डी अपॉन एम, क्या ये कैपिटल एम दो जगह दिख रहा है? इस वाले को भी अंडर रूट के अंदर बुला लेते हैं, अंडर रूट के अंदर बुलाएंगे तो क्या ये एम स्क्वायर की टर्म्स में आएगा? अब डिनोमिनेटर वाले एक एम से एम स्क्वायर की एक पावर को उड़ा दो, कितना बचा? डी बाय स्मॉल एम, और अंडर रूट के अंदर क्या बचा? के कैपिटल एम। समझ आया सभी को? तो ये तो अप्लाई करा COLM, ये अप्लाई किया COME, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बराबर लॉस इन काइनेटिक ऑफ गन। इससे V आ गया, V को यहां पुट करा, दैट्स U। स्पीड ऑफ बुलेट लिखो। तो आप लोग MNR4 का मेंटर में हूं, लेकिन ये जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं अराउंड 100 स्टूडेंट्स या मोर देन 100, ये कौन से बेस में काउंट होते हैं? ये सब डाइवर्सिफाइड है या ये भी पूरा इधर ही है?
डाइवर्सिफाइड है, ये तो इनसे पूछना पड़ेगा। डाइवर्सिफाइड ही है ये तो। अरे बस 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 समझ गया मैं, अरे समझ गया, अरे ये तो बम्बार्डमेंट हो गया। ठीक ठीक बेटा, मान लिया मान लिया मान लिया। डन। ओके आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 39। 39 हकीकत में एनएलएम का क्वेश्चन है। आपने दीवार पर बेटा एक मेटल की बॉल को फेंका, मोमेंटम mv, लेकिन बॉल टकरा के वहीं नीचे गिर गई, तो फाइनल वेलोसिटी कितना, 0। तो 0 माइनस माइनस mv, कितना हो गया मोमेंटम चेंज, mv। रबर की बॉल जैसे फेंका वैसे रिबाउंड हो गई, तो फाइनल माइनस नीचे करोगे तो mv माइनस माइनस mv, क्या ट्वाइस mv हो गया। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी बॉल मेटल या फिर कौन सी रबर, मास तो सेम ही है। तो एक का मोमेंटम चेंज mv, दूसरे का ट्वाइस mv, तो किसका मोमेंटम चेंज ज्यादा, रबर बॉल का। क्वेश्चन नंबर 40 आसान है। एक बॉम्ब बेटा तीन इक्वल मासेस में ब्लास्ट हो गया है, तो टोटल मास मान लो 3m, तो क्या इंडिविजुअल सभी का मास स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम हो जाएगा। तीन में से दो का वेलोसिटी दे दिया है, तो क्या हम m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 बराबर 0 कर सकते हैं। p इनिशियल बराबर p फाइनल। अगला बस इतना ही था। 40, ठीक 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 ठीक, चलिए ठीक है। पहले तो अभी टीचर वाला काम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन लिखे हैं, एक बहुत बढ़िया टॉप नॉच क्वेश्चन। पहले आपको टाइम देंगे कुछ मिनट, बनता है तो ठीक, नहीं बनेगा तो टेंशन नहीं ले, बता देंगे। लिखो। A bomb of mass 3m a bomb of mass 3m is projected with speed u. A bomb of mass 3m is projected with speed small u. Projected with speed small u at an angle theta from horizontal. Projected with speed small u at an angle theta from horizontal. Projected with speed small u at an angle theta from horizontal. Full stop. आगे लिखो. At the topmost point, at the topmost point, comma, bomb explodes into masses. At the topmost point, comma, bomb explodes into masses. Bomb explodes into masses, small m and 2m. Bomb explodes into masses m and 2m. Full stop. आगे लिखो. Find speed of heavier fragment just after explosion. Find speed of heavier fragment just after explosion. Find speed of heavier fragment just after explosion if smaller fragment travels back to the projection point. If smaller fragment travels back to the projection point. तो ये बड़ा बहुत बढ़िया एक टॉप नॉच क्वेश्चन है। रीजन क्योंकि इसमें दो वैरायटी है। पहला काइनेमेटिक्स का प्रोजेक्टाइल मोशन प्लस टॉप मोस्ट पॉइंट पर ब्लास्ट हुआ तो वहां जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर क्या अप्लाई करना है, COLM। ट्राई करेंगे, करो। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हो सकता है आपने काफी बार सुना हो
प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट u cos थीटा कभी भी चेंज नहीं होता, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को ही ग्रेविटी इफेक्ट करती है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर बॉम्ब 3m का कितना वेलोसिटी बनेगा, u cos थीटा। करो, कोशिश करो। टू cos थीटा, 2 और cos थीटा, u कहां गया, 2u cos थीटा ही क्या। हाँ सही है बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। राइट आंसर इज 2u cos थीटा ही क्या। बेटा रवि ने क्वेश्चन की लास्ट लाइन ये थी, फाइंड स्पीड ऑफ हेवियर फ्रेगमेंट just after explosion if a smaller fragment travel back to the projection point. आई थिंक सफिशिएंट टाइम दे दिया गया है। ओके, सामने देखें बेटा सभी, सामने सामने सामने, थोड़ा सा स्पाइन स्ट्रेट, निगाह बोर्ड पे सभी की। राजकुमार, हेलो, इधर दोनों राजकुमार। बेटा यहाँ पे मास 3m है बॉम्ब का इनिशियली, और आपने ओरिजिन मान लिया प्रोडक्शन पॉइंट को, यू स्पीड से थ्रो किया थीटा एंगल पर, और जब ये बॉम्ब ट्रेवल करते हुए यहां पर पहुंचेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तो क्या इसका सिर्फ वेलोसिटी का कंपोनेंट u cos थीटा ही बचता है। मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट vy क्या हो जाता है बेटा, 0। तो हमें इसी मोमेंट पर करना होता है p इनिशियल बराबर p फाइनल, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। तो जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन मास 3m का, टोटल बॉम्ब का 3m का कितना वेलोसिटी राइट साइड, u cos थीटा आई कैप। पक्की बात है। आफ्टर एक्सप्लोजन इसके दो टुकड़े हुए, दो फ्रेगमेंट, मास m एंड 2m, 2m का वेलोसिटी v वेक्टर मान लेते हैं, वो फाइंड करना है अपने को। अब मास m का वेलोसिटी कितना लिखना है, ये एक बहुत क्रूशियल पॉइंट था और वो लैंग्वेज में छुपा है। ठीक से सोचो, क्या इस मास m का वेलोसिटी अपोजिट साइड, मतलब इधर, क्या माइनस u cos थीटा हुआ होगा, तभी तो ये इसी पॉइंट से वापस प्रोजेक्शन पॉइंट पर ट्रेवल करेगा। बात समझ में आ रही है। मतलब जिसने यहां पर बॉम्ब थ्रो किया है, एक कंपोनेंट, एक टुकड़ा, एक फ्रेगमेंट फेंकने वाले के ऊपर ही आ गया है, यहां पर माइनस u cos थीटा स्पीड होगा, तभी ये वापस प्रोजेक्शन पॉइंट पर ट्रेवल करेगा। एकदम सेम वे में जैसे गया वैसे आ जाएगा। अगर u cos थीटा से कम हुआ तो ये पास में इधर ही गिर जाएगा, u cos थीटा से ज्यादा मिल जाएगा तो ये दूर फ्लाई कर जाएगा।
तो एग्जैक्टली यू कॉस थीटा अपोजिट साइड मिला मास एम को, तभी इसने प्रोजेक्शन पॉइंट की ओर वापस ट्रेवलिंग करी है। तो एम के लिए लिख लेंगे माइनस यू कॉस थीटा आई कैम। एम 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 हर तरफ बेटा कैंसिल कर दोगे तो 3u कॉस थीटा आई कैप बराबर इधर बचेगा अपने पास माइनस यू कॉस थीटा आई कैप प्लस ट्वाइस ऑफ वी वेक्टर। तो ये अपने पास 2v हो जाएगा 4u cos थीटा आई कैप, 2 से डिवाइड करो तो सेकंड फ्रैगमेंट 2m मास का v आ जाएगा अपने पास 2u cos थीटा आई कैप। फिलहाल क्वेश्चन में आपसे स्पीड यानी मैग्नीट्यूड पूछा है तो आप क्या जवाब दे देंगे 2u cos थीटा। क्लियर है सभी को? वाकई अगर समझ में आ गया है तो ये बताओ कि दूसरा वाला जो फ्रैगमेंट है ये कहां जाके गिरेगा? पक्की बात है? मतलब ऑब्वियसली जहां एक्चुअल में बॉम्ब आना चाहिए था, क्या ये 2u cos थीटा डबल से मतलब इस आर रेंज वाले पॉइंट से तो दूर ही जाके गिरेगा। चलिए ठीक है, मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन देखें सभी 43। हाँ ये लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन 43 ट्राई करेंगे। एक्सरसाइज 1 पेज 104 क्वेश्चन 43। बन जाएगा बेटा सभी से? तो इसका डायग्राम तो बोर्ड पे बना दिया गया है। आपने 3m मास अज्यूम कर लिया बिकॉज 3 बराबर फ्रैगमेंट करने हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पर। एज यूजुअल जस्ट बिफोर कोलिजन जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन 3m मास का वेलोसिटी टॉप मोस्ट में कितना होगा? u cos थीटा। u दिया है क्वेश्चन में 200 और cos 60 का वैल्यू आप जानते ही हो 1/2। बन पा रहा सभी से? 3 फ्रैगमेंट, तीनों का मास m m m लाइन से बने हुए। एक m मास जा रहा ऊपर 100 से तो 100 जेकेब, एक m जा रहा है डाउनवर्ड तो माइनस 100 जेकेब वेलोसिटी, और बचा हुआ थर्ड m का मान लो वेलोसिटी v वेक्टर जो कि आपको फाइंड करना है।
आया सभी का आंसर? 300 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, टॉप मास पॉइंट पर ये एक्सप्लोड होने से पहले 3m का वेलोसिटी u cos 60 आई कैप, फिर एक का हो जाएगा m इंटू वी मतलब 100 जगह, दूसरे का m इंटू वी मतलब डाउनवर्ड -100 जगह। क्या तीन फ्रैगमेंट क्या बड़ा तीन फ्रैगमेंट में से दो का मोमेंटम आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, बिकॉज उनका मास सेम और वेलोसिटी क्या है, अपोजिट। तो m से m कैंसिल करने पर v आ जाएगा 3u cos 60 i कैप, u का वैल्यू 200 पुट करें, cos 60 1/2, दैट्स योर आंसर 300 i कैप, यानी कि 300 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली। डन? कोई आंसर लिख रहा है अभी? अगले क्वेश्चन की लैंग्वेज नोट करें। Block of mass 3 kg is given velocity. Block of mass 3 kg is given velocity 30 meter per second as shown in figure. Block of mass 3 kg is given velocity 30 meter per second as shown in figure. Full stop. Find maximum compression in the spring. Find maximum compression in the spring. ट्राई कर सकेंगे? तो V1 तो है 30 और दूसरा मास 2 kg का, इनिशियली रेस्ट पर तो V2 0 लिखा हुआ, सरफेस स्मूथ, फ्रिक्शन है कोई काम नहीं, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट लिखा हुआ है 1080 मतलब 1080 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन तो बाद में करना, पहले तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या यूज होगा सोचो पहले। मैक्सिमम कंप्रेशन कैसे बनेगा? क्या बता रहा हूं? √5/2 गलत है।
गलत है। 1/√6 भी गलत है। सबसे पहले तो इसका की कॉन्सेप्ट, एक हिंट लिखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखो, इसका हिंट लिखो। एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, at the time of maximum compression in spring, at the time of maximum compression in spring, at the time of maximum compression in spring, comma, velocity of connecting blocks, velocity of connecting blocks must be same. एक मिनट सामने देखें सभी। शुरुआत में देखो बेटा, सुन लो, अच्छा क्वेश्चन है, लिखे नहीं बेटा। 3 kg को क्या आपने V1 30 मीटर पर सेकेंड दिया, क्या काइनेटिक एनर्जी है? आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो क्या स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा? तो स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या धीरे धीरे इस ब्लॉक को भी अब आगे मूव करना स्टार्ट करेगी? एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का वेलोसिटी क्या होना चाहिए? सेम, तभी स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन बन सकता है। आई बात समझ में? दिमाग लगा लो, सोच लो। अगर इन दोनों का सेम स्पीड वी नहीं है, पूरा सिस्टम एक साथ चिपक के नहीं चल रहा, तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं आ सकता। मान लो ये 2 kg चल रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, और ये पीछे वाला कुछ स्लो 12 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, क्या ये स्प्रिंग खुलना स्टार्ट हो जाएगी? बेटा ये फास्ट चल रहा है, ये स्लो चल रहा है, तो ये तो वापस इलोंगेट होने लग जाएगी। आ रही बात समझ में? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें, मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पर दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक कॉमन वेलोसिटी v होगा। तो ये सिस्टम शुरुआत में ऐसे चलेगा, ये यहां पर है, बीच में स्प्रिंग कंप्रेस होगी, तो पहले इस तरह चलेगा, और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये दोनों एक साथ ही मूव करेंगे ऐसे। क्या अभी यहां पर COLM अप्लाई करके M1V1 प्लस M2V2 बराबर M1 प्लस M2 इंटू V फाइंड कर सकते हो? उसके बाद यहां अप्लाई करना होगा COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तोते तो नहीं उड़ रहे ना? टफ क्वेश्चन देखो करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। करो एक बार और कोशिश करो, बताते हैं। सब कुछ हिंट आपके सामने परोस दिया थाली में, करो कोशिश करो। नहीं बेटा आकाश, √5/2 गलत है। राइट आंसर इज 1 मीटर। स्प्रिंग में जो मैक्सिमम कंप्रेशन इस क्वेश्चन ने पूछा है, आंसर आएगा 1 मीटर। करे कोशिश करें एक बार।
ओके बेटा, एक मिनट सामने देखें सभी। सामने सामने सामने। डब्ल्यू इधर। बाय COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहली बात कंसेप्चुअली चलो, टोटल कंसेप्चुअल मामला। यहां पर स्प्रिंग फोर्स क्या दोनों ब्लॉक के बीच में इंटरनल फोर्स से काम कर रहा है? और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं सिर्फ इंटरनल है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? COLM, मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा। इनिशियली M1V1 3 × 30 प्लस M × 0 2 × 0 विल बी इक्वल टू मैक्सिमम कंप्रेशन पर फाइनल मोमेंटम कितना? सिस्टम ए की वेलोसिटी से चल रहा है तो M1 प्लस M2 × V यानी 3 + 2 × V। सॉल्व करने पर V 90/5 मतलब कितना? 18 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम है, ये पूरा सिस्टम एक कंबाइंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है कितना? 18 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हमने अप्लाई करा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम की वेलोसिटी खुद से ही फाइंड की। अब हम फाइंड करते हैं COME अप्लाई करके स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन। क्या यहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ M1 के पास है? M2 शुरुआत में क्या था बेटा? रेस्ट पे। अब एक बात बताओ, सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन ने कोई लॉस नहीं किया। इसका मतलब इस ब्लॉक के पास शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी थी और अब इस सिस्टम के पास जो कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी है, उसमें जो भी डिफरेंस होगा वही तो स्प्रिंग स्टोर करेगी। बात समझ में आ रही है? मान लो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी था 100 जूल और अब बाद में मिलता 50 जूल, तो बचा 50 जूल स्प्रिंग ने तो स्टोर करा। मतलब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बराबर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। जब भी लॉस वर्ड यूज कर लिया है तो फाइनल माइनस इनिशियल नहीं, इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। आ रही बात समझ में? लॉस का मतलब ये इनिशियल माइनस फाइनल। तो स्प्रिंग में गेन हुआ हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। के क्वेश्चन में गिवन है 1080, बाद में लिख लेंगे। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, अब इनिशियल देखो कितना है? हाफ M1V1 स्क्वायर। तो हाफ यहां पे हर जगह कैंसिल कर देंगे बाद में। हाफ M2V2 स्क्वायर में V2 0 है, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इस 3 + 2 कंबाइंड मास का हाफ M1 + M2 कितना? कॉमन वेलोसिटी V 18। ये सारा डेटा यहां पुट किया, ये हाफ हर जगह कैंसिल किया, वैल्यूज पुट की, दैट्स योर आंसर एक्स मैक्स 1 मीटर। कितना वो आया समझ में? नोबल कुमार, बेटा सिर्फ 3 kg और स्प्रिंग के लिए क्यों यूज करेंगे? जब स्प्रिंग कंप्रेस है मैक्सिमम कंप्रेस स्टेट में 3 + 2 टोटल 5 kg मास कंबाइंड वेलोसिटी V से चल रहा है, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी 2 kg के पास भी है। इसलिए सिर्फ 3 kg और स्प्रिंग को नहीं करा सकते साथ में कंजर्व।
बेटा विदिशा, है तो क्वेश्चन देख के पता चलेगा ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्प्रिंग कंप्रेस हुई है, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कहीं एक्स्ट्रा कहीं से तो आई होगी, तो ऑब्वियसली ब्लॉक्स की काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस ही हुआ होगा। बेटा दक्ष टेस्ट के बारे में बाद में पता चल जाएगा आपको, फिलहाल हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। चलो ठीक है, होमवर्क नोट कर लो बेटा। इलस्ट्रेशन 16, इलस्ट्रेशन 16 में COLM का यूज करना होगा, बहुत बढ़िया है। और इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज 2 में भी मिलेगा। इलस्ट्रेशन 16 के बाद एक्सरसाइज 1, दो ही क्वेश्चन बचे, 41, 42, 43 क्लास में कर लिया अपन ने। एक्सरसाइज 1 दो ही क्वेश्चन है, 41 एंड 42। उसके बाद एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 2 इलस्ट्रेशन 16 से मिलता जुलता एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगर इलस्ट्रेशन समझ में आ जाए तो क्वेश्चन 5 में बस डेटा दिया है, आपसे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 16 एंड 17, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। चलिए ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।